नमस्कार साथियों, हेडलाइंस फोकस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पश्चिम बंगाल की धरती पर पिछले कुछ समय से जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अब यह महज राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के अस्तित्व पर एक घाव सा बन चुका है। आप पूछेंगे भला कैसे? तो जिस राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के सिर फोड़ दिए जाते हो, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को अपना काम ठीक से करने नहीं दिया जाता हो, और जहां अपनी ही जनता का हाल जानने गए सांसद की गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए जाते हो, वहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत के संविधान के दायरे से बाहर चला गया है। अब इसी कड़ी में एक नया और खौफनाक अध्याय जुड़ता जा रहा है, जिसका नाम है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह एक बेहद सामान्य सरकारी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग करवा रहा है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है, चुनाव आयोग करवा रहा है, जिसका सीधा मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना और गलत नामों को हटाना। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति ने इस प्रशासनिक काम को मौत के फरमान में बदल दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, उत्तरी दिनाजपुर में जो हुआ है उसने कई सवाल उठाए हैं। उत्तरी दिनाजपुर के ईटाहार की घटना ने देश को झकझोर दिया है। वहां गरीब हिंदू शख्स चंदू सरकार ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे मतदाता सूची के सत्यापन का नोटिस मिला था। जरा सोचिए, एक सरकारी कागज का टुकड़ा किसी इंसान के लिए कितना बड़ा हवा कैसे बन गया कि वो अपनी जान गंवा बैठा। यह डर बहुत स्वाभाविक नहीं था, बल्कि इसे खास इरादे से पैदा किया गया। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जहां सीएए, एनआरसी और अब एसआईआर जैसी हर संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ जहर घोला जाता है। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को गलत जानकारी दी जाती है। उनके दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि अगर उन्होंने कागज दिखाए तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। चंदू सरकार की मौत उसी प्रायोजित डर का नतीजा थी। जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, समझो मातम पसर गया, मतलब हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने एक स्कूल को निशाना बनाया जहां सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई और कानून को सरेआम ललकारा गया। यहां कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव का असर था जो सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी ने अपनी राजनीति को बचाने के लिए, उसको चमकाने के लिए तैयार किया था। ईटाहार की घटना उस बीमारी के लक्षण हैं जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो संदेश खाली की तस्वीरें क्या याद है आपको? वहां राशन घोटाले की जांच करने गई ईडी के अधिकारियों के साथ क्या हुआ था? जो हुआ था वो सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक जैसा था। संदेश खाली में रेप की घटना आपको याद ही होगा। उस दौरान जांच करने गए अधिकारियों के साथ क्या हुआ था वो भी आपको पता है। जब कोर्ट के वारंट और कानून की ताकत लेकर अधिकारी शेख शाहजहां के घर पहुंचे तो उन पर 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। उनके लैपटॉप तोड़ दिए गए, मोबाइल छीन लिए गए और खून बहाया गया। दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में अगर पुलिस या जांच एजेंसी पर हमला होता है तो सरकारें हिल जाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? हमलावर बच निकले, किसी पर रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई मशीनरी वहां एक्टिव नहीं हुई। वहां विक्टिम कार्ड खेला गया उल्टा, और जांच एजेंसियों को ही पूरे मामले में विलेन साबित करने की कोशिश की गई। यह पैटर्न इतना आम हो चुका है पश्चिम बंगाल में कि जब सीबीआई जाती है तो थाने के बाहर बवाल कर दिया जाता है, जब ईडी आती है तो ईडी के हाथ से खुद वहां की मुख्यमंत्री फाइलें छीन लेती हैं। यह सब कुछ बताने के लिए काफी है कि यहां दिल्ली का कानून नहीं चलता, यहां बाहुबलियों का कानून चलता है। कहते हैं ना कि बाहुबली बिहार और उत्तर प्रदेश में होते हैं। नहीं, असली बाहुबली अगर देखना है आज की तारीख में तो पश्चिम बंगाल चले जाइए। ईडी के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को छूने की हिम्मत किसी स्टेट में हुई क्या? बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर ईडी ने छापेमारी की तो वहां भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में न सिर्फ उन अधिकारियों को रोका गया, बंधक बनाया गया, बल्कि जब उन अधिकारियों की आवाज को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वहां भी हंगामा करने की कोशिश की गई। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज माने जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में
विपक्षी दलों के सांसद और विधायकों की आवाज को हिंसा और दमन के दम पर दबाया जा रहा है। मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू आपको याद हैं, एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। जब वो अपने इलाके में गए तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावरों ने सरेआम कहा कि वो दीदी के आदमी हैं। सिर्फ ये एक लाइन पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की सबसे डरावनी तस्वीर बयां कर रही है। इसका मतलब है कि अगर सत्ताधारी दल के साथ आप हैं तो आपको किसी को भी पीटने, किसी की गाड़ी तोड़ने, किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ मारपीट करने, उसके हाथ से फाइल छीनने, इन सब का खुल्लम खुल्ला लाइसेंस मिल जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पर। उत्तर 24 परगना के बनगांव में बीजेपी नेता विकास घोष के साथ यही हुआ। उनकी गाड़ी को दिन दहाड़े तोड़ दिया गया, ड्राइवर को पीटा गया। हिंसा हताशा की निशानी होती है, अक्सर यह माना जाता है। तो क्या सचमुच दीदी, उनकी पार्टी टीएमसी हताश हो चुके हैं? जब सत्ता को यह लगने लगता है कि जमीन खिसक रही है तो डर का माहौल बनाकर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की जाती है। इस पूरी अराजकता के पीछे सिर्फ राजनीति है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। दरअसल इसके पीछे राजनीति के साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र काम कर रहा है, जो ऐसे लोगों को खाद पानी मुहैया कराता है जिसे पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट कहते हैं। और कट मनी कल्चर वहां बहुत हावी है। बंगाल के हर मोहल्ले और गांव में जो क्लब कल्चर पनपा है उसे सरकारी ग्रांट मिलती है और बदले में ये क्लब चुनावों के दौरान अपनी ताकत दिखाते हैं। इटाहार में जो भीड़ जुटी या संदेश खाली में जो गुंडे सड़कों पर उतरे, वो इसी सिस्टम के सिपाही थे। घर बनाने से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना है तो आपको एक हिस्सा कटमनी के रूप में देना पड़ेगा। ये पैसा नीचे से ऊपर तक के लोगों के पास जाता है। सीबीआई जांच करती है, किसी एक नेता को अगर पकड़कर ले जाया जाता है तो उसे ले जाने नहीं दिया जाता। इस पूरे आर्थिक साम्राज्य पर चोट करने की जरूरत है, लेकिन चोट करेगा कौन? वो कहावत है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यही हाल पश्चिम बंगाल में है। नतीजा कि जैसे ही जांच की आंच तेज होती है, पूरा का पूरा सिस्टम एजेंसियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर एक भी तार मान लीजिए कि केंद्रीय एजेंसियों ने खींच लिया तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। ये डर है टीएमसी के लोगों में। बात सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बन चला है। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सीमाओं की हिफाजत करना। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर कितना तनाव बना हुआ है हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में उसी बीएसएफ को फेंसिंग करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? कई जगहों पर तो लैंड एक्विजिशन तक की परमिशन नहीं दी जा रही है। यह आरोप है पश्चिम बंगाल सरकार पर। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को एक दुश्मन की तरह पेश किया जाता है। आप जब जाएंगे वहां पर, और खास तौर पर उस इलाके में जिन इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है, उस इलाके में दुश्मन की तरह पेश किया जाता है। राज्य की मुख्यमंत्री खुद मंच से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विरोध करती हैं और लोगों को भड़काती हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं को भड़काती हैं। इसका सीधा फायदा जो पशु तस्कर हैं उनको मिलता है, अपराधियों को मिलता है, वो अपराध करते हैं, फिर बांग्लादेश भाग जाते हैं। सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। जहां की हम घटना बता रहे हैं, सरकार को जहां जलाया गया वो उत्तर 24 परगना में हुआ और वहां पर डेमोग्राफी बदल रही है। सीमावर्ती इलाकों में एक गंभीर चिंता है इसी डेमोग्राफी का बदलना, जो अपराधियों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बनता जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है कि यह डेमोग्राफी बदल रही है। अब राज्य की पुलिस और प्रशासन केंद्रीय बलों के साथ सहयोग करने के बजाय उल्टा उनसे उलझने लगते हैं। समझ लीजिए कि देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आज पश्चिम बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ भारत का संविधान है और दूसरी तरफ भीड़ का तंत्र। इटाहार में एसआईआर कैंप पर हमला, खगेन मुर्मू पर पत्थरबाजी, संदेश खाली में ईडी अधिकारियों का बहता खून, ये अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि एक ही फिल्म के अलग अलग दृश्य हैं। एक ऐसी फिल्म जहां रूल ऑफ लॉ की कोई जगह नहीं है, बल्कि वहां रूल ऑफ पार्टी चलती है। वहां मां, माटी और मानुष की बात तो होती है, लेकिन हकीकत यही है कि मां का बेटा राजनीतिक हिंसा में मारा जा रहा है, माटी बारूद के ढेर पर बैठी हो और मानुष डर के साए में जी रहा है। यह स्थिति सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर समय रहते इस अराजकता पर लगाम नहीं लगाई गई
तो ये आग राज्यों की सीमाओं से निकलकर देश के संघीय ढांचे पर बड़ा हमला करेगी। इसलिए वक्त आ गया है कि इस खूनी खेल का अंत होना चाहिए और संविधान का राज दोबारा स्थापित करने के लिए दीदी को केंद्र के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहिए। आपका क्या मानना है? मैं कमेंट में जरूर बताइएगा।